मेरे अपने पिता ने सबके सामने मुझ होटल से निकलवा दिया और सबसे दर्दनाक बात ये थी कि जिस जगह से मुझे निकाला जा रहा था उस रात में मैं सबसे 16 साल बाद उस रात में पहली बार 16 साल बाद जयपुर के उस पुराने हेरिटेज होटल में वापस गई थी। वही होटल जिसे मेरी माँ ने उंगलियों के छालों से बनाया था और उसी रात मुझे समझ आए हमेशा इस बनाया था और उस रात मुझे समझ आए कि चुप रहना हमेशा इज्जत नहीं होता, कभी कभी वो आत्मसमर्पण होता है। अगर आपने भी कभी अपने ही घर में खुद को पराया महसूस किया है तो कमेंट में लिखो, मैं समझता हूँ। क्योंकि जो मेरे साथ हुआ वो मैं अपने सबसे बड़े दुश्मन के साथ भी तानन सहज उम्र 36 साल और पिछले 16 साल से मैंने आंख सेची थी जितनी अब और पिछले 16 साल से मैंने अपने परिवार से उतनी दूरी रहा है जितनी लोग आग से रखी थी, जितनी मेरा दिल्ली में रहती थी। उनानतीस मेरी छोट सी स्लोफम थी। प्रॉपर्टी और विरासत के कैसे संभाली थी, किराए के एग्रीमेंट, जमीन के झगड़े, ट्रस्ट पेपर। लोग मुझे पैसे देकर बुलाते थे ताकि मैं उनके कागजों में छुपे झूठ पकड़ सकूं। उन विडम्बना देखिए, मैं दूसरों के पढ़ लेती थी लेकिन अपने घर का सबसे बड़ा झूठ 16 साल तक नहीं देख। उस शाम जब वो निमंत्रण कार्ड मेरे ऑफिस पहुंचा मैं उसे खोलना भी नहीं चाहती थी। मोटा सुनहरा कार्ड, ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा था राजमहल ग्रैंड की 40वीं वर्षगांठ समारोह। नीचे मेरे पिता राघव स्तंवस और उनकी दूसरी पत्नी वीणा धनकर का मैं चमक रहा था। मेरी गाम का गा रात का काम गाती साइद साइद पापकी कांप लिखाट का आ जाओ गाइड साइद, अब वक्त आ गया है सब ठीक करने का। मैंने कार्ड 2 बार कूड़ेदान में फेंका है और 2 बार से निकाला, उसे से 2 बार मैं वापस निकाल गई थी। मैं वीणा के बोले तो बिल्कुल नहीं गई थी, मैं उस इमारत को देखने के गई थी जहां मेरी माँ की सांसें अब भी दीवारों में अटकी थी। दीपा तंवर, उन्होंने वो होटल तब खरीदा था जब लोग उसे भूत बंगला कहते थे। टूटी छत, सीलन भरे कमरे और घाट के पास बदबू मारता पानी। बैंक वालों ने उनका मजाक उड़ाया था। रिश्तेदारों ने कहा था औरत होकर होटल चलाएगी, लेकिन माँ ने हार नहीं मानी। वो खुद पेंट करती थी, खुद किचन में खड़ी होती थी। मैं बॉयलर खराब हो जाए तो खुद नीचे उतर जाती थी। धीरे धीरे धी वही जर्जर हवेली जयपुर का सबसे मशहूर हेरिटेज होटल बन गई। बड़े नेता वहां रुक सा थे। शादियों की बुकिंग 2-2 साल पहले होती थी। शादियों की बुकिंग 2-2 साल पहले होती थी और हर शाम ठीक कितनी भी व्यस्त हो, माँ चाहे कितनी भी व्यस्त हो, वो रूकर उसे जरूर सुनती थी। उन्होंने लॉबी की बड़ी खिड़की के पास एक पीतल की पट्टिका लगवाई थी। उस पर खुदवाया था ईंटों से नियत से घर बनता है। मैं छोटी थी तो रोज असीगियो रोज उंगलियों से असर उन अक्षरों के सिर को छूती थी। फिर माँ बीमार पड़ी, कैंसर, वो जो धीरे धीरे इंसान को अंदर से मिटा देता देता है। असे उन्होंने आखिरी महीनों तक होटल छोड़ा नहीं। कभी व्हीलचेयर से निर्देश देती, कभी बिस्तर से, और फिर 1 मार्च की सुबह वो चले गई। मो 20 मैं तब 20 साल की थी। अंतिम संस्कार में पापा ने मेरा हाथ पकड़कर कहा था हम दोनों मिलकर सब संभालेंगे। लेकिन माँ की चिता ठंडी होने के साथ सब संभालेंगे। हमने होटल के बारे में तक कभी बात ही नहीं की। कुछ साल बाद वीणा आई, बड़ी सलीकेदार आंख, मीठी आवाज, लेकिन आंखें ऐसी ऐसी जैसे हर कमरे की कीमत पहले से निकाल चुकी हो। वो ब्रांड सलाख बनकर आई थी, पकी पत्नी बन गई, आरसी, और धीरे धीरे होटल की मालकिन भी। पहले माँ के नाम वाल स्कॉलरशिप मालकिन भी पहले माँ के नाम वाला स्कॉलरशिप फंड बदला गया। फिर तंवर छात्रवृत्ति बन गई, तंवर फैमिली फाउंडेशन। फिर लॉबी से माँ की फट्टी वापस नहीं टाई गई, कहा गया रिनोवेशन हो रहा है। वो फिर होटल का नाम बदला गया, राजमहल ग्रैंड बन गया, तंवर रॉयल कलेक्शन। वेबसाइट पर होटल की कहानी ऐसे लिखी लिखी गई जैसे सब कुछ वीणा के
सगात शुरू हुआ हो और सबसे ज्यादा साने से लिखी उनछाती की, उससे ज्यादा तकलीफ मुझे उनकी बेटी रिद्धिमा से होती थी। उसे क्रिएटिव डायरेक्टर बना दिया गया था, जबकि उसने जिंदगी में कभी रिसेप्शन पर चाय तक सर्व नहीं की थी। 4 साल पहले एक बार पूछ लिया था, माँ की पट्टिका वापस क्यों नहीं लगाई। वीणा ने वाइन का ग्लास नीचे रखकर मेरी तरफ ऐसे ऐसे देखा जैसे मैंने उनकी इज्जत चुरा ली हो। दीपा अब नहीं है गायत्री, ये नया दौर है। पापा ने सिर झुका लिया था। उसी रात में दिल्ली और उसी रात में दिल्ली लौट आई और फिर 4 साल तक वापस नहीं गई। लेकिन उस रात उस निमंत्रण ने मुझे फिर खींच लिया। होठ अब भी दूर से वैसा ही दिखता था। रोशनी मैंने नहाया हुआ, शाही खूबसूरत, लेकिन अंदर कदम रखते ही मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी माँ की यादों पर सफेद चादर डाल दी हो। जहां वो पीतल की पट्टिका होती थी, वहां अब चमकता हुआ नया लोगो लगा था। ठंडा, बेजान, बेजान, झूठा। मैं वहीं खड़ी थी जब पीछे से आवाज आई, गायत्री बिटिया। मैं पलटी। शंभू काका, वही पुराने दरबान। उम्र अब 70 के पार होगी, लेकिन आंखें अब भी वैसी ही थी। उन्होंने मेरा कोट उसी आदर से लिया जैसे कभी माँ का लिया करते थे। मेरी आवाज भर्रा गई। आप अभी भी यहाँ हैं? वो हल्का सा मुस्कुराए। किसी को तो असली कहानी याद रखनी होगी। फिर धीरे से बोले, आपकी माँ की पट्टिका ऊपर स्टोर रूम में रखी है, मैंने फेंकने नहीं दी। मैं कुछ बोल पाती उससे पहले मेरी नजर लॉबी के दूसरी तरफ गई। वीणा मुझे देख चुकी थी। उनकी मुस्कान एक सेकंड में गायब हो गई। वो तेज कदमों से मेरी तरफ बढ़ी और उनके पीछे 2 सिक्योरिटी गार्ड भी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन जहर साफ सुनाई दे रहा था। पापा ने बुलाया है, मैंने शांत स्वर में कहा। ये निजी कार्यक्रम है, सिर्फ परिवार और निवेशकों के लिए। मैंने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, स्वतंत्र ट्रस्टी।
मेहरा फिड्यूशियरी सर्विसेज। नीचे माँ की लिखावट में सिर्फ 3 शब्द थे। पहले इन्हें कॉल करना। मेरा दिल जोर से धड़का। ट्रस्टी? इसका मतलब कोई ट्रस्ट था। यानी माँ ने सिर्फ वसीयत नहीं छोड़ी थी, कुछ और भी। मैं जमीन और संपत्ति के कागज पढ़ते पढ़ते बड़ी हुई थी। ऐसे शब्द मेरे लिए अजनबी नहीं थे। लेकिन उस रात पहली बार मुझे लगा मुझे लगा शायद अपने ही घर की कहानी कभी जानती ही नहीं थी। रात के 12 बज रहे थे। मुझे सुबह तक इंतजार करना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं कर पाई। मैंने नंबर मिलाया। 2 घंटियों के बाद एक शांत महिला की आवाज आई। हेलो, मेरा नाम गायत्री तंवर है। शायद आप मेरी माँ को जानती थी। दूसरी तरफ कुछ सेकंड चुप्पी रही। फिर वो बोली, गायत्री, मुझे बहुत समय से तुम्हारे फोन का इंतजार था। अगली मैं उनके ऑफिस पहुंची। माधवी मेहरा लगभग 60 साल की होंगी, साड़ी कर से पहनी हुई, आवाज शांत, लेकिन आंखें आईसी जैसे बहुत लोगों के सच देख चुकी हो। ओके। उनके सांस ने मेज पर एक मोटी फाइल रखी थी। ऊपर लिखा था, दीपा तंवर फैमिली ट्रस्ट। मेरी उंगलियां सुन्न हो गई। आपकी माँ ने ये ट्रस्ट अपनी मौत से 2 साल पहले बनवाया था। माधवी जी ने धीरे धीरे कहना शुरू किया। उन्होंने साफ निर्देश दिए थे कि मैं तुमसे खुद संपर्क नहीं करूंगी। वो चाहती थी कि तुम खुद सच तक पहुंचो। क्यों? मेरी आवाज धीमी थी। माधवी जी हल्का सा मुस्कुराई। उन्होंने कहा था, अगर मैं तुम्हें जल्दी सब बता दूंगी तो परिवार इसे सिर्फ पैसे की लड़ाई बना चाह देगा। वो तुम्हें हथियार नहीं देना चाहती थी। वो चाहती थी कि तुम खुद अपना फैसला करो। मेरे अंदर कुछ कांपा। माधवी राज जी ने फाइल खोली। तुम्हारी ने होटल की जमीन और बिल्डिंग अपनी मौत से पहले ट्रस्ट में डाल दी थी। मैंने सोचा शायद मैं गलत सुना। क्या? राजमहल ग्रैंड, जमीन समेत, आज तक उसी ट्रस्ट के नाम पर है। मेरे कानों में जैसे आवाज गूंजने लगी। लेकिन पापा, तुम्हारे पिता सिर्फ संचालन देखते थे। उन्होंने बीच में कहा, होटल चलाना और होटल का मालिक होना अलग बातें हैं। फिर उन्होंने मुझे विस्तार से समझाया। माँ ने होटल की जमीन अलग कंपनी में रखी थी और होटल चलाने वाली कंपनी को सिर्फ लीज पर दिया था। यानी वीणा और पा पात्र पास चलस रहे से, और सबसे सी महत्वपूर्ण, माधवी आय पन्ना से पावजी जे ने अगला पन्ना पलटा। तुम्हारे 36वें जन्मदिन के बाद ट्रस्ट की सारी शक्तियां सीधे थी। मैं सोचली सी 16 साल तक इसलिए पर सोचकर चुप रही। असर से सास हो पासी बचा पसी ओरे से नीचे, जबकि पूरा होटल अब कानूनी रूप से माँ का थे। अब मेरा साजवी जोनी जोविस से हो पड़ा। ये तुम्हारी माँ का पत्र है। मेरा हाँ पत्र है। मैंने लिफाफा खोला। अंदर अंदर नीले पेन से लिखी हुई माँ की लिखावट थी। गायत्री, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो इसका मतलब तुमने आखिरकार सच देखने की हिम्मत कर ली। मैंने ये सब इसलिए नहीं बनाए थे कि तुम अमीर बनो। घर उस इंसान का होता सबसे ना जिसका नाम कागज पर लिखा हो, न कि उस इंसान का जो जो सबसे ऊंची आवाज से मत सबसे नफरत पागल करना, सबसे और शांति के लिए सच से सच, बस उनकी की चुप्पी कीमत मत छोड़ देंगे। उनसे नफरत मत करना, ऐसे नहीं, बस अपनी चुप्पी कीमत अपनी जिंदगी से मत चुकाना और सबसे जरती रही। बस अपनी चुप्पी किराए पर देना बंदत कर देना। मैं ऐसा लगा इसे पीछे गिराई। ऐसा लगा जैसे माँ सामने बैठी हो उसी पल। जिस साल मुझे जो शाम ज्यादा सच गिरा के पासर सर उन्होंने कहा था, पानी उस इंसान का नहीं होता जो सबसे ज्यादा शोर करे। पानी समझे सा माधुर समझे सा मैंने समझी थी। समझ आया सा मैंने समझ सा वीणा नहीं समझी सा मैंने छोड़ दिया था। माधवी जी मुझे सिर्फ लाइन समझाती रही। पापा सिर्फ ट्रस्टी थे। वो होटल बेच नहीं सकते थे।
नाम बदल नहीं सकते थे, कुछ भी स्थायी फैसला नहीं ले सकते थे। और उसका नाम। और फिर वो लाइन आई, जिसने सब बदल का नाम नहीं सुने इसके अनुसार दीपा तंवर छात्रवृत्ति और लॉबी की स्मारक पट्टिया बिना मालिक की अनुमति की के साथ कभी नहीं हटाई जा सकती। मैं कुछ सेकंड उन्हें देखती रही। मतलब वीणा ने जो किया वो कॉन्ट्रैक्ट का सीधा उल्लंघन था। मेरे भीतर अजीब सी शांति उतरने लगी। गुस्सा नहीं बदला, नहीं, सिर्फ साफ सच्चा। वीणा ने मेरी माँ का नाम मिटाया नहीं था। वो कानूनी तौर पर ऐसा करने की हकदार ही नहीं थी। तभी माधवी जी का फोन बजा। उन्होंने कॉल काटी और मेरी तरफ देखे। नहीं, एक और बात है, बहुत जरूरी। उनकी आवाज पहली बार गंभीर हुई। तुम्हारे परिवार ने होटल के नाम पर 40 करोड़ का बड़ा लोन लेने की प्रक्रिया शुरू की है, नई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। मेरा दिल धक से झेरे गया और उन्होंने माधवी जी ने सीधे मेरी आंखों में देखा कि होटल और जमीन उनके नाम है। कमरे में सन्नाटा छा गया। मुझे अचानक उस रात का पूरा समारोह याद आया। वो निवेशक, वो पत्रकार, वो चमक, वो सब असल में जश्न नहीं था। वो धोखा बेचने की तैयारी थी। वो मेरी माँ की जमीन गिरवी रखकर साम्राज्य बढ़ाना चाहते थे। ऐसी चीज पर लोन लेने जा रहे थे जो उनकी थी नहीं। लोन पास हो गया। माधवी जी बोली, तो मामला बहुत उलझ जाएगा। मैंने धीरे से माँ का पत्र सीने से लगाया। 16 साल तक मैंने अपनी चुप्पी से उन्हें उन ताकत दी थी, लेकिन अब अब मेरे पास सिर्फ सच नहीं था, मेरे पास अधिकार भी था। और पहली बार जिंदगी में मुझे डर नहीं लग रहा था। मुझे सिर्फ एक बात साफ दिखाई दे रही था, अब चुप रहना कमजोरी होगा और इस बार मैं माँ की बनाई किसी और के नाम नहीं होने दूंगी। मैं उस सुबह माधवी मेहरा के ऑफिस से बाहर निकली तो शहर वैसा ही था। ट्रैफिक, शोर, भागती हुई जिंदगी की। लेकिन मेरे अंदर कुछ बिल्कुल बदल चुका था। 16 साल तक मैंने जिस सच को परिवार की इज्जत समझकर दबाया था, वो अब मेरे हाथ में दस्तावेज बनकर से खड़ा था। और पहली बार मुझे एहसास हुआ, इज्जत कभी चुप रहने से नहीं बचती, वो सच ससे से बसे बचने पर खत्म होते है से। अगर आप भी कभी ऐसे मोड़ पर खड़े रहे हो जहां अपने और सच में से किसी एक को चुनना हो, तो कमेंट्स में लिखो खो मैं तैयार हूं। मैं जैसने किया वो किसी गुस्से का फैसला नहीं, वो एक कानून था जिसे मेरी माँ ने मेरे नाम पर लिखा था। मैं सीधे अपने ऑफिस से मैंने सीधे अपने ऑफिस नहीं गई। मैंने कार होटल तरफ मोड़ दी। राजमहल ग्रैंड अब दूर से हुई चमकदार इमारत लग रही थी, लेकिन आज पहली बार मैं उसे उसे मेहमान की तरह नहीं, मालिक की तरह देख रही थी। राजरेखी जैसे ही अंदर पहुंची, लॉबी में वही चमक थी, वही भीड़ थी, वही दिखावटी हंसी थी, लेकिन आज सब नकली लग रहा था। वीणा अपने कुछ निवेशकों के साथ खड़ी थी, मुस्कुराते हुए होटल की सफलता की कहानी सुना रही थी। रिद्धिमा फोन पर वीडियो बना रही थी, शायद किसी और झूठ को चमकाने के लिए। और मेरे पिता एक कोने में खड़े थे, जैसे किसी भीड़ में खोया हुआ इंसान। मुझे देखते ही वीणा की मुस्कान एक सेकंड में गायब हो गई। तुम फिर आ गई? उनकी आवाज में वही पूरी नए कठोरता थी। मैंने शांत होकर कहा, मैं कभी गई ही नहीं थी, बस तुम लोगों ने मुझे देखना बंद कर दिया था। उन्होंने गार्ड को इशारा किया, लेकिन इस बार कोई आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि इस बार मैं अकेली नहीं थी। मेरे हाथ में फाइल थी और फाइल के पीछे पूक कानून खड़ा था। मैंने धीरे से फाइल टेबल पर रख दी। ये होटल तुम्हारा नहीं है वीणा। पूरा हॉल थोड़ा शांत हुआ। निवेशक रुक गए। पत्रकारों की नजर मेरी तरफ मुड़ गई। मेरे पिता ने घबराकर कहा, गायत्री, ये क्या कर रही हो?
मैंने उनकी तरफ देखा और पहली बार बिना झिझक बोली, वो जो मुझे 16 साल पहले करना चाहिए था। फिर मैंने दस्तावेज खोल दिया। ट्रस्ट डीड, लीज एग्रीमेंट, मालिकाना हक के कागज, सब साफ, सब सच्चा, सब दर्ज। राजमहल ग्रैंड की जमीन और इमारत आज भी दीपा तंवर फैमिली ट्रस्ट के नाम पर है और उस ट्रस्ट की मुख्य मुख्य उत्तराधिकारी मैं हूं। कमरे में सन्नाटा गिर गया। वीणा का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। ये झूठ है, तुमने कुछ सेटिंग की है। उनकी आवाज टूट रही थी। मैंने एक आवाज टूट रखी थी ये। और केस लेजमेंट ने कि बिना मालिक अनुमति के ना तो नाम बदला जा सकता है, नि फाउंडेशन, और ने कि किसी स्मारक को हटाया जा सकता है। ने फाउंड की आंखों में देखा, तुमने ये सब किया बिना अनुमति के। हमें गिराना चाहती हो तुम। मैं मुस्कुराई नहीं, लेकिन मेरी आवाज शांत थी। नहीं वीणा, मैं तुम्हें गिरा नहीं रही। मैं बस जमीन का सच वापस डाल आ रही हूं जिस पर तुम खड़ी हो। तभी मेरे पिता आगे आए। उनकी आवाज कांप रही थी। गायत्री, बस कर दो। बैंक, लोग, मीडिया, सब बर्बाद हो जाएगा। मैंने उन्हें देखा। वही आंखें जो कभी मेरा हाथ पकड़कर कहती थी, हम सब ठीक कर देंगे। आज वही आंखें मुझसे कह रही थी, सब मत तोड़ो। मैं धीरे से बोली, पापा, आपने पहले ही सब कुछ छोड़ दिया था। मैं बस अब उसे वापस ले रही हूं। और फिर वो पल आया जब मैंने आखिरी दस्तावेज सामने रखा। बेक नोटिस, फाइनेंसिंग पर रोक और ट्रस्ट का आधिकारिक अधिकार परिवर्तन। निवेशकों के चेहरों पर पहली बार घबराहट साफ दिखी, क्योंकि अब ये कहानी नहीं थी तवाई, अब ये कानूनी सच्चाई थी। वीणा पीछे हट गई। उनकी पूरी बनावट, उनकी पूरी शक्ति, उनकी पूरी आवाज पहली बार कमजोर लग रही थी। तुमने ये सब पहले क्यों नहीं बताया? उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा। मैंने उनकी तरफ देखा और पहली बार सच बोला, बिना गुस्से के, क्योंकि पहले मुझे खुद पर यकीन नहीं था। कमरे में कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ सच था। मैंने गहरी सांस ली। आज से राजमहल ग्रैंड की मालिकाना जिम्मेदारी आधिकारिक रूप से ट्रस्ट के नियमों के अनुसार बदली जाती है। और नाम हनेस दोदोमाने दोसनी उशीचे। Ne sene sene se o sene o sene 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 se o sene se o se onyeri ne se o sene sene se se o sene sene se o sene se sene o se se sene o se sene se ne sene se ne sene se Listeners, listeners, Nise, Senese, Ni, 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 Listen, Ni, Senesi, 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 Seneni, 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 Hey, Sensi, Hey, Sensi,
你。